किले के चौकीदार रहीम खान ने बड़ा काम किया। वो 2 दिन छोड़कर वो ताले की चाबी अपनी जेब में छुपाकर नारियल की गुड़गुड़ी हाथ में लिए किले में आ गया। पुलिस को मालूम था कि ये बूढ़ा यहाँ का पुराना चौकीदार है और अब दिल बहलाने के लिए किले में आ जाता है और अपने पुराने साथियों से मिल लेता है। वो सब उसे बेजरर समझते हैं। रहीम दादा उस वक्त किले में जाता था जब उसे यकीन होता था कि पुलिस ज़ेबुन्निसा को पूछगिछ के लिए नीचे तहखाने में ले गई होगी। मुजाहिद की बीवी ज़ेबुन्निसा से हर रोज दोपहर के बाद 1 आध घंटा पूछगिछ होती थी। उस रोज भी जिस वक्त रहीम दादा किले में आया तो उसे पता चला कि पुलिस ज़ेबुन्निसा को पूछगिछ के लिए ले गई है। उसकी कोठरी खाली थी और खाली होने की वजह से पहरा देने वाला कांस्टेबल भी ढीला हो गया था और सामने कैंटीन में चाय पीने चला गया था। रहीम दादा ने अपना मामूल बना रखा था कि वो किले की दूसरी मंजिल में हर कोठरी के बाहर पहरा देते कांस्टेबल के करीब से गुजरता और उसे सलाम करके उसकी खैर खैरियत पूछता। बाकी की 2 कोठरियों में पुलिस का दूसरा सामान वगैरह रखा हुआ था। इस तरह उस रोज भी वो दूसरी मंजिल में सब लोगों से सलाम दुआ लेता, उनकी खैर खैरियत मालूम करता। ज़ेबुन्निसा वाली कोठरी के पास आ गया। कोठरी का दरवाजा खुला था, कोठरी खाली थी। रहीम दादा ने बड़ी होशियारी के साथ आसपास देखा, वहाँ उसे कोई सिपाही या दूसरा मुलाजिम नजर न आया। रहीम दादा जल्दी से कोठरी में दाखिल हो गया। उसने जेब से चाबी निकालकर बंद खिड़की वाले ताले को लगाई तो ताला खुल गया। रहीम दादा ने ताले को दोबारा बंद किया, चाबी जेब में डाली और नारियल की गुड़गुड़ी के कश लगाता कोठरी से बाहर आ गया। उस वक्त कांस्टेबल जो उस कोठरी के बाहर दिन के वक्त गार्ड ड्यूटी पर होता था चाय पीकर सामने से आ रहा था। उसने रहीम दादा को देखा तो दूर से पूछा, दादा क्या बात है, अंदर क्यों गए थे? रहीम दादा ने पहले से एक जवाब तैयार कर रखा था। उसने खांसते हुए कहा, बेटा इस कोठरी को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आता है। मेरी जब नई नई शादी हुई थी तो मैं अपनी बीवी को लेकर इसी कोठरी में आकर ठहरा था। अभी गांव में मुझे कोई मकान नहीं मिला था। हमने शादी के बाद यहाँ 15-20 दिन गुजारे थे। बस इस कोठरी में थोड़ी देर फिर कर अपनी जवानी की यादें ताज़ा कर लेता हूँ। कांस्टेबल ने हंसते हुए कहा, दादा बुढ़ापे में जवानी याद न किया करो, गम लग जाएगा। रहीम दादा ने गुड़गुड़ी के कष्ट लगाकर कहा, बेटा अब याद करने को और कुछ रहा ही नहीं। और रहीम दादा वहाँ से चल दिया। वो खुश था कि जिस काम के लिए वो कोठरी में दाखिल हुआ था वो आसानी से पूरा हो गया। दोपहर के बाद वो किले से वापस अपने गांव वाले मकान पर आ गया। अब उसे शाम होने का इंतजार था। दूसरी तरफ कबीर खान और कमांडो शेर खान भी शाम होने का इंतजार कर रहे थे। शेर खान कह रहा था कि अगर फर्ज कर लिया कि तुम्हारी दी हुई चाबी से ताला नहीं खुलता तो हमें कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा। हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस ज़ेबुन्निसा को यहाँ से किसी दूसरी जगह ले जाए। कबीर कहने लगा, शेर भाई अव्वल तो मुझे यकीन है कि चाबी उसी ताले की है और अगर रहीम दादा को आज ताले में चाबी लगाने का मौका मिल गया है तो ताला जरूर खुल गया होगा। अगर खुदा न खास्ता ऐसा न हुआ तो फिर कोई दूसरा रास्ता तलाश कर लेंगे। बहरहाल हम इंशाअल्लाह ज़ेबुन्निसा बीबी को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। जब शाम का अंधेरा छाने लगा तो दोनों सरफरोश गांव के बाहर वाले पुराने कुएं के पास आकर बैठ गए। कुछ देर बाद रहीम दादा भी आ गया। उसने आते ही कहा, चाबी लग गई है, ताला खुल गया था। शेर खान और कबीर खान को ऐसे लगा जैसे उनके सर पर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। कबीर खान कहने लगा, दादा तुमने खुद चाबी लगाई थी ना? रहीम दादा बोला, और कौन लगाता, मैं खुद खाली कोठरी में गया था। मैंने खुद खिड़की के ताले में चाबी लगाई और ताला फौरन खुल गया था। बस उसी वक्त मैंने ताले को दोबारा बंद कर दिया और वापस चला आया। रहीम दादा चाबी कबीर खान को वापस देने लगा तो उसने कहा, दादा ये चाबी तुम अपने पास रखो। एक जहाद में तुम सुरखरू हो गए हो, अब तुम्हें एक और जहाद करना है। रहीम दादा बोला, बेटा मैं कब्र में पांव लटकाए बैठा हूँ, शायद मेरा ये काम खुदा को पसंद आ जाए, मेरी बख्शिश हो जाए, बताओ मुझे क्या करना है। शेर खान कहने लगा, दादा जिस इस्लामी जज्बे के साथ आपने ये बात कही है इस वक्त हर मुसलमान को इसी जज्बे की जरूरत है। ये जज्बा जिहाद है और जिहाद के जज्बे की कोई उम्र नहीं होती। आपको अब वो काम करना है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, हम में से कोई नहीं कर सकता। अगर आप कामयाबी के साथ ये काम कर गुजरे तो समझ लीजिए कि हम अपनी मुजाहिद की बेगुनाह बीवी को काफिरों की कैद से छुड़ा कर ले जाएंगे। रहीम दादा बोला, बेटा बताओ मुझे क्या करना है। शेर खान ने उसे बताया कि उसे क्या करना होगा और कहा, ये काम करने के फौरन बाद आप हमारे पास आ जाएंगे। हम इसी जगह आपका इंतजार कर रहे होंगे। ये काम कल हो जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है इसमें मुजाहिद की बीवी को एतमाद में लेना जरूरी है। कबीर खान कहने लगा, दादा इस काम के लिए तुम्हें उसी वक्त किले के अंदर कोठरी में दाखिल होना होगा जब ज़ेबुन्निसा कोठरी में मौजूद होगी। रहीम खान कहने लगा, कबीर खान जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम नहीं सोच रहे। ज़ेबुन्निसा की मौजूदगी में मेरा किले की इस कोठरी में दाखिल होकर ये काम सरंजाम देना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन होगा, क्योंकि बाहर कांस्टेबल पहरे पर मौजूद होगा। उसकी मौजूदगी में खिड़की पर लगा हुआ ताला नहीं खोल सकूंगा। शेर खान बोला, तो फिर आप क्या करेंगे? रहीम खान बोला, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो,
मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि कल ही ये काम कर डालूं। अगर फर्ज कर लिया कि कल मुझे ज़ेबुन्निसा की कोठरी में दाखिल होने का मौका न मिला तो फिर उससे अगले दिन कोशिश करूंगा। बहरहाल तुम कल शाम को पुराने कुएं पर जरूर आ जाना, मैं यहीं आकर तुम्हें सूरत हाल से आगाह कर दूंगा। रहीम खान उसके बाद खुदा हाफिज कहकर और अगली शाम आने का वादा करके चला गया। शेर खान ने कबीर से कहा, हमें कल सुबह सूरज निकलने के साथ ही किले के मशरकी दीवार का जायजा लेना होगा जहां ज़ेबुन्निसा की खिड़की खुलती है, और दूसरा सामान भी कल शाम तक हमें बिल्कुल तैयार रखना होगा, क्योंकि अगर रहीम खान ज़ेबुन्निसा की कोठरी को खोलने में कामयाब हो जाता है तो फिर हमें कल रात को ही ज़ेबुन्निसा को लेकर यहाँ से निकलना होगा। कबीर खान कहने लगा, असलहा वगैरह हमारे पास मौजूद है, हमें सिर्फ एक नायलॉन की मजबूत रस्सी की जरूरत है जिसके आगे आंकड़ा लगा हुआ हो, बाकी जीप हमें मिल जाएगी। बल्कि जांबाज कमाल हसन खुद हमें अपनी तेज रफ्तार जीप में बिठाकर यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। मकान पर पहुंचकर उन्होंने सारी बात महाराष्ट्र के जांबाज मुजाहिद कमाल हसन को बयान कर दी। वो कहने लगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, मैं आपको खुद ज़ेबुन्निसा के साथ यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरे रोज सूरज निकलने से पहले ही कबीर खान और कमांडो शेर खान कमाल हसन के मकान से निकल खड़े हुए। रात का अंधेरा हल्का हल्का छटने लगा था। वो जंगल में से होकर रत्नागिरी किले की मशरकी दीवार की तरफ आ गए। एक जगह उन्हें किले की पुरानी दीवार में दूसरी मंजिल की बुलंदी पर एक पुराने तर्ज की खिड़की दिखाई दी जिसके पट बंद थे। कबीर खान ने कहा, यही वो खिड़की है। शेर खान बोला, हाँ मैं देख रहा हूँ। इस पर कमंद फेंकने के लिए हमें कम से कम 40-50 गज लंबी मजबूत रस्सी की जरूरत होगी। कबीर खान ने कहा, रस्सी जितनी लंबी चाहोगे मिल जाएगी। दोनों शहर के छटते हुए अंधेरे में झुककर चलते किले की दीवार की तरफ बढ़े और उस जगह आकर झाड़ियों में बैठ गए जहां किले के इर्द गिर्द बनाई हुई खाई थी। ये खाई पुराने जमाने की खंदक थी जो इस जमाने में पानी से लबालब भरी रहती थी। ये दुश्मनों के हमले से बचाव के लिए इस्तेमाल होती थी। अब इस खंदक की जरूरत नहीं रही थी क्योंकि अब फौजें घोड़ों पर बैठकर नेज़े लहराती दुश्मन के किले में नहीं घुसती थीं, बल्कि अब फौजें हेलीकॉप्टरों के जरिए या पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाकों में उतारी जाती थीं। चुनाचे अब ये खंदक एक वीरान खाई में बदल गई थी जिसमें सिवाय झाड़ झनकार के और कुछ नहीं था। शेर खान ने खाई में नजरें डालते हुए कहा, मेरा ख्याल है खाई के अंदर पानी नहीं है। कबीर खान बोला, नहीं, ये मैंने पता कर लिया है, कहीं कहीं इसमें कीचड़ जरूर है, मगर बरसात का पानी खुश्क हो चुका है। उसी दिन जांबाज कमाल हसन ने शेर खान और कबीर खान को 50-50 गज की मजबूत नायलॉन की काले रंग की रस्सी के 2 गुच्छे ला कर दिए और अपनी सबसे अच्छी हालत में जो जीप थी उसको भी अच्छी तरह से चेक करके उसकी टंकी पेट्रोल से फुल करवा ली। शेर खान और कबीर खान शाम होने का इंतजार करने लगे। उस रोज बूढ़ा चौकीदार रहीम खान दिन के 10 बजे ही नारियल का छोटा सा हुक्का, जिसको गुड़गुड़ी भी कहते हैं और सिर्फ नारियल भी कहते हैं, लेकर किले में चला गया और ज़ेबुन्निसा जिस कोठरी में बंद थी उसके सामने जो चाय की छोटी सी कैंटीन थी उसके बाहर एक तरफ पत्थर के शिकस्ता से सुतून के साथ लगकर बैठ गया और गुड़गुड़ी पीने लगा। वो कोठरी उससे 50 गज के फासले पर थी जिसमें ज़ेबुन्निसा कैद थी और बूढ़े रहीम दादा को मालूम था कि कुछ देर के बाद 2 मर्द कांस्टेबल और एक लेडी कांस्टेबल आएगी और ज़ेबुन्निसा को कोठरी से निकाल कर किले के तहखाने में पूछगिछ के लिए ले जाएंगी। वो उसी घड़ी का इंतजार कर रहा था। वो कांस्टेबल कोठरी के बाहर खड़ा था जिसकी ड्यूटी दिन के वक्त होती थी और जिससे रहीम दादा ने थोड़ी बहुत दोस्ती कर ली थी। ये कांस्टेबल भी राजस्थान के गांव का रहने वाला था और रहीम खान यानी बूढ़ा चौकीदार भी राजस्थान का ही रहने वाला था। रहीम खान पुराने सुतून की ओट में मजे से बज़ाहिर बिल्कुल बेनियाज होकर बैठा गुड़गुड़ी पी रहा था। अपने वक्त पर 2 कांस्टेबल और एक लेडी कांस्टेबल वहां आ गए। उसे आते देखकर पहरे पर मौजूद कांस्टेबल ने कोठरी के दरवाजे का ताला खोल दिया। लेडी कांस्टेबल अंदर दाखिल हो गई। दूसरे लम्हे वो ज़ेबुन्निसा को साथ लेकर बाहर आ गई। ज़ेबुन्निसा के एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। जवान दुबली पतली लड़की थी मगर उसकी हालत खस्ता हो रही थी, कपड़े मैले हो रहे थे। लेडी कांस्टेबल और मर्द कांस्टेबल ज़ेबुन्निसा को लेकर चले गए। कोठरी का दरवाजा पहरे पर मौजूद कांस्टेबल ने बंद कर दिया था मगर ताला न लगाया और दरवाजे के आगे टहलने लगा। बूढ़ा रहीम खान उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलता कांस्टेबल के पास आ गया। उसको नमस्कार करने के बाद हालचाल पूछा और वहीं दरवाजे की एक जानिब बैठकर इधर उधर की बातें शुरू कर दी। कहने लगा, रिटायर होने वाला हूँ, अपना राजस्थानी गांव बड़ा याद आता है, सोचता हूँ रिटायर होने के बाद जिंदगी के बाकी दिन वहाँ बसर करूँ। रहीम खान ने जानबूझकर अपने वतन की बात शुरू कर दी थी जो उस राजस्थानी कांस्टेबल का भी वतन था। वतन किसे प्यारा नहीं होता। कांस्टेबल ने भी अपने गाँव की बातें शुरू कर दी। कहने लगा, दादा मेरी अभी बड़ी सर्विस रहती है, भगवान जाने कब अपने गांव जाना होगा, 1 साल हो गया है गांव गए हुए। बूढ़े रहीम खान ने कहा, चलो तुम्हारे बाल बच्चे तो तुम्हारे साथ ही रहते हैं ना। कांस्टेबल कहने लगा, यहाँ तो मैं अकेला हूँ दादा, बाल बच्चे तो गांव में ही हैं। ओहो,
तो ये तो ठीक नहीं। बूढ़े रहीम खान ने कांस्टेबल से हमदर्दी जताते हुए कहा। कांस्टेबल बोला, क्या करूं, नौकरी भी तो करनी है, नौकरी नहीं करूंगा तो पीछे बाल बच्चों को पैसे कौन भेजेगा। कोठरी का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था, थोड़ा सा खुला था। उस दरवाजे के एक किवाड़ में नीचे करके दाएं जाने 20 मुरब्बा इंच का एक चौखटा सा बना हुआ था, जिसमें लोहे की सलाखें लगी हुई थी। ये चौखटा अंदर झांक कर कैदी को देखने के लिए बनाया गया था, ताकि उसकी बराबर निगरानी होती रहे कि कहीं वो खुदकुशी न कर ले। रहीम दादा ने अपनी जवानी के दिनों की बातें शुरू कर दी और कहने लगा, आदमी सब कुछ भूल जाता है मगर अपनी जवानी के दिन नहीं भुलाए जाते। खास तौर पर वो जगह तो बहुत ज्यादा आती रहती है जहाँ आदमी ने शादी के बाद अपनी दुल्हन के साथ कुछ वक्त गुजारा हो। इस कोठरी को देखकर मुझे अपनी जवानी और अपनी स्वर्गबाश बीवी बहुत याद आती है, इसीलिए मैं कभी कभी इसके अंदर जाकर इसकी यात्रा कर लेता हूँ। कांस्टेबल हंसकर बोला, दादा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जवानी के दिनों को याद न किया करो, गम लग जाएगा, अब वो दिन वापस नहीं आएंगे। रहीम खान ने आह भरकर कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा, मगर इस कोठरी में अपनी बीवी के साथ गुजारे हुए जवानी के दिन भुलाए नहीं जाते। कांस्टेबल स्टूल पर बैठ गया था। रहीम खान ने कहा, बेटा तुम इजाजत दो तो मैं कोठरी के अंदर जाकर अपने पुराने दिनों की याद ताजा कर लूं। कांस्टेबल ने हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, दादा वैसे तुम बड़े रंगीन मिजाज बूढ़े हो, जाओ अंदर जाकर पुरानी यादें ताजा कर लो। रहीम खान गुड़गुड़ी हाथ में थामे बूढ़ों की तरह चलता कोठरी के अंदर चला गया। अंदर दाखिल होते ही वो जल्दी से खिड़की के पास आया, चाबी जेब से निकाल कर ताले में लगाई, ताला खुल गया। चाबी को ताले से निकाल कर जेब में रखा और ताले को उसी तरह बंद करके खिड़की से परे हटकर यूं ही कोठरी में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। फिर कोठरी से निकल आया। कांस्टेबल ने उससे पूछा, दादा जवानी के दिन याद कर लिए? बूढ़े रहीम खान ने जवाब दिया, हाँ बेटा बस अब यही कुछ बाकी रह गया है, चलो अब चलता हूँ, चाय पीने को दिल करता है, तुम भी आ जाओ मेरे साथ। कांस्टेबल ने कहा, नहीं दादा मैं ड्यूटी पर हूँ, तुम पियो। रहीम दादा बोला, अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय लेता आऊंगा। रहीम खान कैंटीन में जाकर ऐसी जगह बैठ गया जहां से उसे कोठरी का दरवाजा और उसके बाहर स्टूल पर बैठा कांस्टेबल दिखाई दे रहा था। बूढ़े रहीम दादा ने घर से निकलते वक्त कॉपी के एक कागज पर चंद सतरें उर्दू में लिखकर कागज तय करके अपनी सदरी की जेब में रख लिया था। कबीर खान से उसने मालूम कर लिया था कि ज़ेबुन्निसा बीबी 10 जमातें पड़ी हुई है। उस कागज पर रहीम दादा ने पेंसिल से ये चंद सतरें लिख दी, तुम्हें निकालने के लिए मुजाहिद यहाँ पहुँच गए हैं, आज आधी रात के बाद वो तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। तुम सिर्फ इतना करना कि कले में जब रात के 11 बजे का घंटा बजे तो कोठरी की खिड़की का ताला उतार कर खिड़की का एक पट खोल देना। मैंने ताले में चाबी लगाकर उसे पहले ही खोल रखा है, सिर्फ उसे अटकाया हुआ है, फकत एक मुजाहिद। कुछ ही देर के बाद पुलिस ज़ेबुन्निसा को लेकर वापस आ गई। उसे कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया गया। रहीम दादा कैंटीन में बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। जब पुलिस पार्टी को गए 15-20 मिनट गुजर गए तो उसने कैंटीन में से चाय का एक गिलास लिया और कांस्टेबल के पास आकर कहा, ये लो बेटा ये तुम्हारी चाय है। कांस्टेबल ने चाय का गिलास लेकर कहा, दादा तुमने बड़ी तकलीफ की। रहीम दादा बोला, तकलीफ कैसी बेटा, तुम हमारे वतन के रहने वाले हो और मेरे लिए तो मेरे बेटे जैसे हो। और रहीम दादा करीब ही बैठ गया। वो कोठरी के दरवाजे में सलाखों वाले चौखटे से चंद फुट के फासले पर बैठा था ताकि मौका पाकर अपना काम कर सके। कांस्टेबल खड़े खड़े चाय पी रहा था। रहीम दादा ने उसके साथ राजस्थान के गांव की बातें शुरू कर दी थी। वो ये सोच रहा था कि कांस्टेबल को कुछ देर के लिए किसी तरफ जाने का कहे, कोई तरकीब उसकी समझ में नहीं आ रही थी। कांस्टेबल ने चाय पीने के बाद खाली गिलास जमीन पर रख दिया और 2-4 कदम टहलने के बाद स्टूल पर बैठ गया। बूढ़े रहीम दादा का दिमाग बड़ी तेजी से सोच रहा था कि वो कांस्टेबल को थोड़ी देर के लिए वहां से किस तरह हटाए, लेकिन कुदरत ने खुद ही मौका फराहम कर दिया। कांस्टेबल स्टूल से उठते हुए कहा, दादा मैं जरा बाथरूम से आता हूँ, 1 मिनट में वापस आ जाऊंगा, तुम यही रहना। रहीम दादा ने खुश होकर कहा, कोई बात नहीं बेटा मैं यही हूँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ। कांस्टेबल को इसलिए भी फिक्र नहीं थी कि ज़ेबुन्निसा की कोठरी पर ताला पड़ा हुआ था और चाबी पुलिस ऑफिसर अपने साथ ले गया था, जो कमिश्नर पुलिस के ऑफिस में पहुंच चुकी थी। जैसे ही कांस्टेबल रहीम दादा की निगाहों से ओझल हुआ, रहीम दादा ने कोठरी के दरवाजे में जो सलाखों वाला चौखटा नीचे करके लगाया था उसकी तरफ मुंह करके कहा, बेटी ज़ेबुन्निसा मेरी बात गौर से सुनो, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? ज़ेबुन्निसा कोठरी के कोने में दीवार से टेक लगाए गमज़दा हालत बल्कि खस्ता हालत में बैठी खुदा से दुआएं मांग रही थी। उसने बाहर से आती आवाज सुनी तो जरा चौंकी, मगर उसने कोई जवाब न दिया। रहीम दादा ने दूसरी बार कहा, बेटी ज़ेबुन्निसा क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो, जवाब दो। ज़ेबुन्निसा कुछ समझ न सकी मगर उसने जवाब दे दिया, मैं सुन रही हूँ। रहीम दादा ने कहा, मैं एक खत तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ, इसे गौर से पढ़ना और इसमें जो लिखा है उस पर अमल करना, हम तुम्हारे खैर खां हैं। कैंटीन की जानिब से एक मुलाजिम लड़का चाय का खाली गिलास लेने आ रहा था। रहीम दादा चुप हो गया।
लड़का खाली ग्लास लेकर चला गया तो रहीम दादा ने बड़ी एहतियात के साथ जेब में से तह किया हुआ कागज निकाल कर उसका गोला सा बनाया और दरवाजे के चौखटे की सलाखों में से अंदर फेंक दिया। 10-15 सेकंड के बाद हल्की सी आवाज देकर पूछा, बेटी क्या तुमने खत उठा लिया? अंदर से ज़ेबुन्निसा की कमजोर सी आवाज आई, उठा लिया है। रहीम दादा बोला, जो कुछ लिखा है वैसा ही करना, अब मुझसे कोई बात न करना, पहरेदार आ रहा है। कांस्टेबल वापस आकर बोला, दादा कोई अफसर तो इधर नहीं आया? रहीम दादा ने कहा, फिक्र न करो, कोई नहीं आया और तुम्हारा कैदी भी अंदर ही है, बेशक निगाह मार कर देख लो। कांस्टेबल स्टूल पर बैठ गया, कहने लगा, दादा गांव कब जा रहे हो? रहीम दादा सांस भर कर बोला, बेटा अब तो वहाँ की मिट्टी बुलाएगी तो जाऊंगा, मैं तो अपने गांव की मिट्टी की अमानत हूँ। कुछ देर कांस्टेबल से बातें करने के बाद रहीम खान वहां से चल दिया। इस दौरान कोठरी में कैद मुजाहिद की बीवी ज़ेबुन्निसा ने रहीम खान का खत पढ़ लिया था। खत पढ़ने के बाद ज़ेबुन्निसा उठकर खिड़की के पास गई। उसने ताले को जरा सा हिलाया तो वो खुल गया। उसने जल्दी से ताले को वैसे ही कुंडे के साथ लगा दिया और कोने में आकर बैठ गई। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसके खावत के साथ ही मुजाहिद उसे निकालने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। उसने ज़हनी तौर पर अपने आप को फरार के लिए तैयार कर लिया। कले में हर 1 घंटे के बाद घंटा बजाकर वक्त का ऐलान कर दिया जाता था। उसे रात के 11 बजने के घंटे का इंतजार शुरू हो गया था। कुछ देर पहले दोपहर के 12 बजे का घंटा बजा था। रहीम खान कले से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता चलता अपने गांव वाले मकान की तरफ चल पड़ा। वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उसके जिम्मे जो फर्ज था वो उसने अदा कर दिया है। दूसरी तरफ शेर खान और कबीर खान अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। दोपहर को एक बार फिर वो किले की मशरकी दीवार की जानिब गए और दूर से किले की खिड़की और बुलंदी का जायजा लेकर वापस आ गए। वो ज्यादा देर वहां रुकना नहीं चाहते थे। वापस आकर शेर खान ने जांबाज कमाल हसन से मशवरा करते हुए कहा, तुम्हारे ख्याल में हमें यहाँ से निकलकर किस तरफ जाना होगा? कबीर खान जो इस सारे इलाके से वाकिफ था साथ ही बैठा था। कमाल हसन कहने लगा, यहाँ से कोलापुर की तरफ जाना ठीक नहीं होगा। मुमकिन है ज़ेबुन्निसा के फरार के फौरन बाद किले की पुलिस को पता चल जाए। पुलिस फौरन कोलापुर, शोलापुर और औरंगाबाद की पुलिस को खबरदार कर देगी और ये सारा इलाका हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। शेर खान ने कहा, फिर तुम्हारी क्या राय है? कमाल हसन ने कहा, मेरी राय में हमें यहाँ से उस्मानाबाद की तरफ निकल जाना चाहिए और फिर वहाँ से हैदराबाद या विरंगल पहुँचने की कोशिश करेंगे। हैदराबाद में अपने आदमी मौजूद हैं, वहाँ ज़ेबुन्निसा को पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिल सकेगा। ऐन मुमकिन है कि उसका मुजाहिद खावंद भी वहीं पर हो। कबीर खान कहने लगा, ये स्कीम बड़ी मुनासिब रहेगी, मगर उस्मानाबाद यहाँ से काफी दूर वाक़े है, हो सकता है हमें रास्ते में ही सुबह हो जाए। जांबाज कमाल हसन बोला, उस्मानाबाद साबिक रियासत दक्कन की सरहद के अंदर वाक़े है और वहाँ मेरा एक दोस्त भी रहता है, हमें वहाँ आसानी से पनाह मिल जाएगी और हम दिन वहाँ छुप कर गुजार सकेंगे। फिर रात की तारीकी में वरंगल या हैदराबाद की तरफ चल पड़ेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका इतना महफूज नहीं होगा। अगर हम ऊपर ग्वालियर, नासिक या झांसी, भोपाल की तरफ चल पड़े तो एक तो दिल्ली तक का सफर बड़ा तवील है और दूसरे ये शहर पुलिस और CID के गढ़ हैं, जहाँ हर कदम पर पकड़े जाने का खतरा होगा। शेर खान बोला, तुम्हारे ख्याल में अगर हम रात के वक्त यहाँ से निकले तो उस्मानाबाद कब पहुँचेंगे? महाराष्ट्र के जांबाज मुजाहिद कमाल हसन कहने लगा, यहाँ से निकलने के बाद हम जंगल का रास्ता इख्तियार करेंगे, हमें जंगल में ही सुबह हो जाएगी, सारा दिन हम जंगल में छुपे रहेंगे, फिर रात के वक्त वहाँ से चलेंगे और अगर हम रास्ते में किसी जगह ज्यादा देर तक न रुके तो मेरा ख्याल है कि हम अगले दिन किसी भी वक्त उस्मानाबाद पहुँच जाएंगे। कबीर खान कहने लगा, हमें यही रास्ता इख्तियार करना चाहिए, दूसरी किसी तरफ निकल गए तो उसमें खतरा है। शेर खान और कबीर खान दोनों ने कमाल हसन के मशवरे पर इत्तेफाक किया। जब सूरज गुरूब हो गया और शाम का धुंधलका छाने लगा तो कबीर खान और शेर खान रत्नागरी गांव के पुराने कुएं की जानिब चल दिए। वहाँ बूढ़ा रहीम खान दादा पहले से बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था। दोनों मुजाहिद उसके पास बैठ गए। इससे पहले कि इन दोनों में से कोई उससे कुछ पूछता, रहीम खान बोला, सब काम ठीक तरीके से हो गया है। उसने सारी बात तफसील के साथ उन्हें बयान कर दी और जेब से बंद कोठरी की खिड़की की चाबी निकाल कर कबीर खान को दी और कहा, बेटी ज़ेबुन्निसा को सब कुछ समझा दिया गया है। मुझे यकीन है कि आधी रात को जब तुम में से कोई खिड़की में से अंदर जाएगा तो ज़ेबुन्निसा तुम्हारे साथ फरार होने के लिए तैयार होगी। शेर खान और कबीर खान ने बूढ़े मुजाहिद रहीम खान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। शेर खान ने कहा, दादा अगर तुम इस वक्त हमारा साथ न देते तो शायद हमारे लिए अपने मुजाहिद की बीवी को यहाँ से निकाल ले जाना नामुमकिन होता। बूढ़ा रहीम खान बोला, मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया, ये मेरा दीनी फर्ज था। अगर मैंने कोई भलाई का काम किया है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाए। मेरी दुआ है कि तुम बेटी को लेकर खैर खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। रहीम खान ने दोनों से हाथ मिलाया और आहिस्ता आहिस्ता गाँव की तरफ चल दिया। शेर खान और कबीर खान भी वापस आ गए। रात के 9 बजे तीनों मुजाहिदों ने इकट्ठे खाना खाया
और रात के मिशन की तैयारियों में लग गए। जीप के इंजन की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली गई थी, उसकी टैंकी भी फुल करवा ली गई थी। उसमें खाने के लिए खुश्क राशन और पानी की 10-12 बोतलें भर कर रखती थी। उसके साथ ही असलहा भी एक नशिस्त के नीचे छुपा कर रख दिया था। पेट्रोल का एक फालतू कैन भी भरवा कर रख लिया था। रात के 10 बजे जीप में बैठकर तीनों मुजाहिद मकान से चल पड़े और कला रत्नागरी के करीब जो जंगल था, जीप को आहिस्ता आहिस्ता चलाकर वहां तक ले आए जहां जंगल खत्म हो जाना था और कले की खाई शुरू होती थी। उन्होंने जीप दरख्तों के नीचे एक तरफ खड़ी कर दी और जीप के अंदर ही बैठकर आधी रात गुजरने का इंतजार करने लगे। शेर खान ने अपनी कलाई वाली घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, अगर ठीक 11 बजे ज़ेबुनिसा ने खिड़की खोल दी तो हमें उसी वक्त कमांडो एक्शन शुरू कर देना चाहिए। कमाल हसन ने कहा, जब खिड़की खुलेगी तो हमें मालूम हो जाएगा, फिर मजीद इंतजार करना बेकार होगा। रात के 11 बजने में जब 10 मिनट रह गए तो कमाल हसन जीप में ही बैठा रहा। कबीर और शेर खान जीप से उतरकर दरख्तों के नीचे चलते खाई के किनारे उस जगह आकर बैठ गए जहां से उन्हें कुछ ही फासले पर कले की दीवार पर उस कोठरी की खिड़की दिखाई दे रही थी। खिड़की के दोनों पट बंद थे और वो उन्हें सितारों की मध्यम रोशनी में दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ मुजाहिद की बीवी ज़ेबुनिसा भी अपनी जगह पर चौकन्नी होकर बैठी थी। उसके कान कले में रात के 11 बजने का ऐलान करने वाले घंटे की आवाज पर लगे थे। जिस वक्त घंटे ने 10 बजाए थे उस वक्त भी ज़ेबुनिसा जाग रही थी और दुआएं पढ़ रही थी। उसके अंदाजे के मुताबिक काफी वक्त गुजर गया था। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि शायद चौकीदार 11 बजे का घंटा बजाना भूल गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। अब रात के 11 बजने में 15 मिनट बाकी थे। जब 15 मिनट भी गुजर गए तो रात की खामोशी में घंटे ने रात के 11 बजने का ऐलान कर दिया। आवाज सुनते ही ज़ेबुनिसा अपनी जगह से उठी। दबे पांव कोठरी के बंद दरवाजे के पास आकर उसने दरवाजे की ओट में होकर सलाखों वाले चौखटे में से बाहर निगाह डाली। रात के वक्त पहरा देने वाला कांस्टेबल स्टूल पर बैठा हुआ था। उसका सर आगे को झुका हुआ था। लगता था कि वो बैठे बैठे सो गया है। ज़ेबुनिसा दबे पांव खिड़की के पास गई। उसने बड़ी एहतियात के साथ कि आवाज पैदा न हो खिड़की पर लगा हुआ ताला जरा सा ऊपर उठाया और फिर उसको खोल कर नीचे रखा। आहिस्ता से खिड़की की कुंडी उतारी और खिड़की के दोनों पट खोल दिए। बाहर भी तारीकी थी। ज़ेबुनिसा वहीं खिड़की के पास बैठ गई और धड़कते हुए दिल के साथ इंतजार करने लगी कि नीचे से कब कोई मुजाहिद किसी तरीके से ऊपर आता है। ऐन उसी वक्त जंगल के किनारे खाई के पास झाड़ी की ओट में बैठे कबीर खान और शेर खान ने अपनी अपनी घड़ियों पर निगाह डाली। उनकी घड़ियों पर रात के 11:05 हो चुके थे। वो उठकर जरा आगे गए और उन्होंने गौर से कले की दीवार को देखा। शेर खान ने धीमी आवाज में कहा, कबीर खान खिड़की खुली है। कबीर खान ने भी देख लिया था कि खिड़की के दोनों पट खुले थे। बातें करने और सोचने का वक्त गुजर चुका था, अब एक्शन का वक्त था। कबीर खान नायलॉन की रस्सी के दोनों गुच्छे अपने साथ ले आया। वो रस्सी के गुच्छे कंधों पर उठाकर खाई में उतर गए। रात की तारीकी छाई हुई थी। अगर कोई कले की छत पर भी आ जाता तो उन दोनों को नहीं देख सकता था। वो खाई में उगी हुई जंगली झाड़ियों और घास में से जल्दी जल्दी गुजरकर खाई के दूसरे किनारे पर आ गए। वो खाई के किनारे की चढ़ाई चढ़े और खिड़की के ऐन नीचे आकर बैठ गए। उसके बाद कबीर खान वहीं बैठा रहा। शेर खान उठा। उसने रस्सी का गुच्छा खोलकर उसका वो किनारा अपने सीधे हाथ में पकड़ा जिसके आगे लोहे का आंकड़ा लगा हुआ था। लोहे के आंकड़े पर उन्होंने बारीक रस्सी लपेटी थी ताकि आंकड़ा जब खिड़की की सील से टकराए तो आवाज पैदा न हो। कमांडो शेर खान तरबियत याफ्ता था। उसे सही मकाम पर कमंद फेंकने का तजुर्बा था। उसने कमंद को सीधे हाथ में लेकर 6 मरतबा जोर से घुमाया, फिर अल्लाह पाक का नाम लेकर उसे ऊपर खिड़की की तरफ उछाल दिया। खिड़की दूसरी जाने पर ही थी और खुली हुई थी। कमंद सीधी खिड़की के अंदर जाकर गिरी। ज़ेबुनिसा ने कमंद अंदर गिरती देखी तो जल्दी से उठकर रस्सी के सिरे पर लगे हुए आंकड़े को खिड़की में फंसा दिया और खुद खिड़की में आकर नीचे देखा। ज़ेबुनिसा को शेर खान और कबीर खान ने भी देख लिया था। शेर खान का ख्याल था कि ज़ेबुनिसा को नीचे उतारने के लिए उसे खुद ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन उसने देखा कि ज़ेबुनिसा खिड़की में आकर बैठ गई थी। फिर उसने रस्सी को दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ा और पांव नीचे करके दीवार के साथ लगाए और बजाय रस्सी पकड़कर नीचे को घसीटने के उसने दोनों पांव कले की दीवार के साथ टिकाए और एक माहिर कमांडो की तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू कर दिया। ज़ेबुनिसा आखिर एक मुजाहिद कमांडो की बीवी थी। मुजाहिद ने अपनी बीवी को बाज ऐसे गुर सिखा दिए थे जो हंगामी सूरत हाल में उसके काम आ सकते। शेर खान रस्सी पकड़े खिड़की के ऐन नीचे खड़ा ज़ेबुनिसा को आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता देख रहा था। जब ज़ेबुनिसा नीचे उतर गई तो शेर खान ने उसे कहा, बहन मेरे साथ आ जाओ जल्दी। कबीर खान उन्हें आता देखकर जल्दी से उठकर जंगल के किनारे पर दरख्तों की तरफ तेज तेज चल पड़ा। वो दरख्तों के नीचे आकर खड़ा हो गया। जब शेर खान ज़ेबुनिसा को लेकर आ गया तो कबीर खान सरगोशी में बोला, जल्दी। और वो तीनों जितनी तेज चल सकते थे चलकर जंगल में उस जगह पर आ गए जहां जांबाज कमाल हसन जीप से निकलकर बाहर आ गया था।
शेर खान ने ज़ेबुनिसा से कहा, बहन जीप के अंदर बैठ जाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ज़ेबुनिसा जल्दी से जीप के अंदर चली गई। जीप चारों तरफ से मोटी तरपाल से ढकी हुई थी। कमाल हसन ने जीप का पिछला दरवाजा बंद कर दिया और तीनों मुजाहिद जीप की अगली नशिस्तों पर आकर बैठ गए। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही कमाल हसन ने इंजन स्टार्ट करके जीप तेजी से आगे बढ़ा दी। जीप दरख्तों के दरमियान उगी हुई झाड़ियों को रौंदती तेजी से जा रही थी। शेर खान को यकीन नहीं था कि उनका मिशन इतनी जल्दी और कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।